नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपके लिए शुरू हो गई है। यह जो है कि MIQ यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। MCQ क्वेश्चन होंगे इसमें। और ये क्लास जो है कि यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वो बच्चे भी जुड़े जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं प्लीज़, और वीडियो को शेयर भी कर दें अन्य लोगों को, ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं जो अभी इस चीज़ को नहीं जान पाए हैं। हमारी काउंसिल आईएएस जिस लिए जानी गई है वो सारी चीज़ें अभी भी विश्वसनीयता के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अब ये क्लास जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी ही आपको दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो विशेष कंटेंट टीम के मेंबर हैं वो सब मिलकर के इसको तैयार कर रहे हैं, ताकि आपके लिए उतना ही पढ़ना पड़े जितना ज़रूरत का है। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कब प्रथम स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। ये पूछा जा रहा है कब प्रथम स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं 10 जनवरी से 20 जनवरी तक। इसको ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है कि 14 जनवरी से 20 जनवरी तक ये पूछ रहा है। पहले ऑप्शन में है, दूसरे में है 10 जनवरी से 16 जनवरी तक। सी में दे रहा है कि 10 जनवरी से 19 जनवरी तक। फिर डी में दे रहा है 16 जनवरी से 20 जनवरी तक। तो ये प्रथम स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह जो है ये 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा बी, यानी 10 जनवरी से 16 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग 10 जनवरी से 16 जनवरी तक पहले स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। और स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। तो अमृत महोत्सव जो शुरू हो गया है स्वतंत्रता को यादगार बनाने के लिए 75वां स्वतंत्रता दिवस को, उसके एक जो है कि रूप में, उसके उपलक्ष्य में जो है कि उसके तहत इसको आयोजन किया जा रहा है। अब इस दौरान देश में उद्यमिता विकास और विस्तार के विविध पहलुओं को दर्शाया जाएगा। और स्टार्टअप क्षेत्र में वर्ष 2021 को यूनिकॉर्न वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया था। इस दौरान 40 नए स्टार्टअप जुड़े हैं। तो जो 2021 है उसमें स्टार्टअप क्षेत्र को जो है यूनिकॉर्न वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया था। फिर देखिए, भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप अनुकूल तंत्र के साथ वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। तीसरे सबसे बड़े के रूप में ये उभर रहा है। तो ये तथ्य विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो भारत सरकार ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन है 26 दिसंबर, 30 दिसंबर, 5 जनवरी या 10 जनवरी। तो ये जो है कि भारत सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। और ये वीर बाल दिवस जो मनाया जा रहा है ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके साहिबजादे के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। 4 पुत्र थे उनके, 4 जो उनके बेटे हैं उनको अगर पंजाब की भाषा में देखा जाए तो साहिबजादे बोला जाता है। इसी तरह के एक क्वेश्चन मैंने आपको उसमें पिछली कक्षाओं में करवाया हुआ था कि साहिबजादा जो है कि उत्सव या उसके संबंधित जो है कि दिवस कौन पहली बार मनाया है, किस राज्य ने पहली बार मनाया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने मनाया हुआ था, ऐसा मैंने चर्चा किया हुआ था। तो ये वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय भारत सरकार ने किया है। अब ये वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा, तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। चलिए जानकारी लेते हैं इसके बारे में और कुछ। देखिए 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो कब मनाया जाएगा, 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। अब यह दिन जो है साहिबजादे यानी गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा। इस दिन साहिबजादे फतेह सिंह और साहिबजादे जोरावर सिंह की शहादत हुई थी और उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। तो आपको ज्ञात होगा कि हिस्ट्री में, मेडुअल हिस्ट्री में आप देखेंगे औरंगजेब ने इनको जिंदा चुनवा दिया था दीवार में, क्योंकि वो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो इन दोनों बेटों को, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को
जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, जिनके यादगार में ये दिवस मनाया जाएगा। फिर देखिए पंजाबी में साहिबजादे का जो मतलब होता है वो बेटे हैं, यानी यह शब्द आमतौर पर सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब उनके 4 कौन कौन बेटे थे, तो साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। अब आपको जानकारी इसमें लेना है कि हिस्ट्री में आप देखेंगे जो 10 गुरु हुए थे, सिख धर्म के 10 गुरु हुए, तो उसमें से ये अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, अंतिम है। अंतिम गुरु होने के साथ साथ ये सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं जो अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं। तो अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं, ये पहले ऐसे गुरु हैं। गुरुओं की लिस्ट में अंतिम है, लेकिन सिंह लगाने के लिस्ट में ये प्रथम स्थान पे जा रहे हैं। तो इस तरह से इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन करके आपसे पूछ सकता है चीजों को। फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को, 6 जनवरी को, 8 जनवरी या 10 जनवरी को? इस तरह से ये सवाल बन रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। चलिए देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है विश्व भर के लोगों में हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता फैलाना है तथा हिंदी को एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। ये इसके उद्देश्य रहे हैं। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में 30 देशों से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और इस सम्मेलन की स्मृति में, इसी सम्मेलन की स्मृति में भारत सरकार ने 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो भारत सरकार ने जो लिया है 2006 से इसको मनाने का निर्णय लिया है 10 जनवरी को। और विश्व हिंदी दिवस के अलावा अगर आप देखेंगे तो एक हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब यह हिंदी दिवस प्रतिवर्ष जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भारत के स्तर पर मनाया जाता है। जो विश्व हिंदी दिवस है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, लेकिन जो हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है, यह राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ भारत में मनाया जाता है। ये डिफरेंस थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी दिन जो है 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था, जिसको यादगार बनाने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन भारत में किया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है ये कूट में है। इसमें आपको ध्यान रखना एक एक तथ्यों को अच्छे से। ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चित फातिमा शेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गूगल ने 9 जनवरी को उनकी 191वीं जयंती पर होम पेज पर डूडल बनाकर सम्मानित किया। दूसरा दिया है कि इन्होंने 1848 में फूले के साथ स्वदेशी पुस्तकालय की सह स्थापना की थी। तीसरा कथन दिया है कि इनका जन्म 9 जनवरी 1831 में पुणे में हुआ था। और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या उपर्युक्त सभी? तो ये जो फातिमा शेख हैं, तो इनको जो है कि यादगार में जो है कि अभी 9 जनवरी को गूगल ने डूडल बनाकर के इनको सम्मानित किया, इनको याद किया है। अब ये जो इस बार बनाया गया तो 191वीं जयंती इनकी थी। तो ये हमारे कथन जो है सही है। फिर इन्होंने जो है कि ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर के बहुत अच्छे काम भी किए थे। तो उन्हीं के साथ मिलकर के 1848 में ये स्वदेशी पुस्तकालय की सह स्थापना की थी। और इनका जो जन्म हुआ था 9 जनवरी 1831 में पुणे में हुआ था। तो हमारे तीनों कथन जो है ये सत्य हैं। क्योंकि ये सत्य कथन पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी उपर्युक्त सभी इसके कथन क्या है? सत्य हैं। चलिए जानते हैं फातिमा शेख के बारे में। और गूगल ने 9 जनवरी 2022 को शिक्षक और समाज सुधारक फातिमा शेख को उनकी 191वीं जयंती पर होम पेज पर डूडल बनाकर सम्मानित किया। तो ये एक शिक्षक भी रही हैं और समाज सुधारक भी रही हैं। और फातिमा शेख का जो जन्म है वो 9 जनवरी 1831 को पुणे में हुआ था, जो लास्ट में आपकी कथन में दिया हुआ है। इन्होंने वर्ष 1848 में फूले के साथ
स्वदेशी पुस्तकालय की सह स्थापना की, जो लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूलों में से एक था। फिर देखें, वह शिक्षक और समाज सुधारक ज्योतिबा फूले व उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले की सहयोगी थी। तो किनकी सहयोगी थी ये? ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी जो हैं सावित्रीबाई फूले की ये सहयोगी रही हैं, और जिन्होंने जाति, सती प्रथा, महिला सशक्तिकरण, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह और शिक्षा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फातिमा शेख के साथ लगातार काम किया था। तो फातिमा शेख लगातार इस क्षेत्र में जुड़ी रही हैं ज्योतिबा फूले के साथ और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ। समाज सुधारक ये कहलाई, और जो है कि एक शिक्षक थी ही ये पहले से, और हाल ही में ये चर्चा का विषय बनी रही, तो जिस कारण संभावित है हिस्ट्री से रिलेट करके इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किस उत्पाद के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी यानी ईपीआर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं? किस पर्यावरण हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किस उत्पाद के लिए पूछा जा रहा है, तो किस उत्पाद के लिए इसको किया जा रहा है? ऑप्शन है हमारे अंतरिक्ष कचरा, बेकार टायर, बेकार प्लास्टिक या बेकार मोबाइल। तो पर्यावरण मंत्रालय ने जो है ये बेकार टायर के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी पर दिशा निर्देश जारी किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी बेकार टायर। चलिए इसके बारे में कुछ और देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो कौन सा मंत्रालय ये भी आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बेकार टायर, जो वेस्ट टायर्स हैं उनके लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के लिए नियमों के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की। यदि इसे अंतिम रूप दिया जाता है तो मसौदा नए वित्तीय वर्ष से प्रभावी हो जाएगा। तो जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा अप्रैल से, उसमें ये अगर जारी हो जाता है, अगर ये समझौता अंतिम रूप इसको मिल जाता है, तो ये मसौदा नए वित्तीय वर्ष से प्रभावी हो जाएगा। अब अगर बात करें तो भारत जो है हर साल लगभग बेकार 2,75,000 टायरों को फेंकता है। कितना? एक रिपोर्ट के माने तो 2,75,000 टायरों को फेंक देता है, लेकिन देश के पास इसके लिए कोई व्यापक योजना नहीं है कि इसको क्या किया जाए। तो अब ईपीआर जो है का अर्थ है कि पर्यावरणीय दृष्टि से बेकार टायरों को सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करना टायर के निर्माता की जिम्मेदारी है। तब टायर के निर्माता की भी जिम्मेदारी हो जाएगी, जो पुराने टायर है उसको व्यवस्थित करे और उसमें कुछ नया चीजें करके उसको नया टायर बना करके उसको पेश किया जाएगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण में भी थोड़ी सी कमी आएगी और देश में जो उत्पाद इसका हो रहा है वो कुछ बचत भी उसमें आ जाएगा, क्योंकि पुराने टायर से नए टायर बनने शुरू हो जाएंगे तो और उत्पाद जो है कि कच्चा माल जो इसके लिए बनेगा वो मजबूत होगा, वो उसकी बचत भी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर हमारा। ये कह रहा है कि हाल ही में ओलाफ सोल्ज किस देश के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो ओलाफ सोल्ज किस देश के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है क्यूबा, बोर्नियो, जर्मनी, वेनेजुएला। तो ओलाफ सोल्ज जो है ये जर्मनी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। कहाँ के? जर्मनी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, वहां के चांसलर नियुक्त किए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। देखिए दिसंबर 2021 में ओलाफ सोल्ज को जर्मनी के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जर्मन समकक्ष के साथ यानी प्रधानमंत्री वहां के चांसलर के साथ चर्चा की और चांसलर के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। तो उनके साथ इन्होंने चर्चा किया, उनको बधाई दिए और उन्होंने निवेश और व्यापार संपर्कों सहित चल रही सहयोग पहलों की क्षमताओं की भी समीक्षा की। साथ में अब उन्होंने नए क्षेत्रों में सहयोग और आदान प्रदान में विविधता लाने पर भी चर्चा की। इन मुद्दों पर वो चर्चा किया। इंटरनेशनल रिलेशन को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उजाला कार्यक्रम लागू करता है? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उजाला कार्यक्रम लागू करता है? ऑप्शन है विद्युत मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो ये उजाला कार्यक्रम जो है विद्युत मंत्रालय लागू करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी विद्युत मंत्रालय। चलिए उजाला के बारे में देखते हैं कि बिजली मंत्रालय यानी विद्युत मंत्रालय ने अपने प्रमुख उजाला कार्यक्रम के तहत एलईडी लाइटों के वितरण के 7 साल सफलतापूर्वक
पूरे कर लिए। तो 7 साल इसने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, जिस कारण ये चर्चा का विषय रहा। अब यह देश भर में वितरित 36 करोड़ से अधिक एलईडी के साथ दुनिया के सबसे बड़े शून्य सब्सिडी वाले घरेलू प्रकाश कार्यक्रमों में से एक है। और उजाला योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था। तो 2015 में लॉन्च किया गया था इसको। अब उजाला का अर्थ है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। तो उजाला का आपको पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो इसका नाम है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, उजाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि मेरा वतन मेरा चमन, मेरा वतन मेरा चमन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है। यह पूछा जा रहा है कि मेरा वतन मेरा चमन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है। ऑप्शन है गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। तो ये जो मेरा वतन मेरा चमन है, ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। चलिए मेरा वतन मेरा चमन के बारे में देखते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा का आयोजन किया है। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि मेरा वतन और मेरा चमन का आयोजन कहाँ किया गया, या पूछ सकता है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा मेरा वतन मेरा चमन का आयोजन कहाँ किया गया। तो नई दिल्ली आपको ध्यान में रखना है। अब इस कार्यक्रम के दौरान देश के जाने माने कवियों ने अपनी कविता और दोहे का पाठ किया। और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 2023 तक, कब तक, 2023 तक देश भर में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरे और कवि सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रही है। तो ये 2023 तक इस तरह से मुशायरा का आयोजन करता रहेगा। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हमने 8 क्वेश्चन को लिया हुआ है। आप इसको देखिए और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग जुड़े इसमें और आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर लें। और फिर इसी तरह से क्लास में आप लगातार बने रहिए और आप अपने सफलता को अर्जित करें। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।